Hello everyone. Now let's see the double helix structure of DNA. In previous lecture we have seen how the arrangement of nucleotide was there and how a long double stranded DNA was formed. आज मैं आपको उसको थोड़ा सा ट्विस्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करके डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एक्सप्लेन कर रहा हूं. डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. डबल हेलिक्स मतलब दो हेलिकल स्ट्रक्चर. हेलिक्स मतलब स्पाइरल स्ट्रक्चर. ये जो स्प्रिंग जैसे रहता है स्पाइरल जैसा. ओके, सो जस्ट दैट इज कॉल्ड हेलिकल स्ट्रक्चर और हेलिक्स. तो ऐसे दो हेलिक्स रहते, एक साथ दो हेलिक्स ऐसे रन होंगे और उसकी वजह से फिर पूरा डीएनए डबल हेलिकल दिखाई देगा. ठीक है, हम वो जो ऐसे ऐसे ड्रॉ करते तो एक्चुअली वो दो हेलिक्स एक साथ में रन होते, एक को एक दूसरे को पैरेलल. तो वो कैसे बनता अपन वो देखते. First of all, this double helical structure of DNA was proposed by Watson and Crick. Watson and Crick in 1953. Okay, they actually used the X-ray diffraction studies. X-ray diffraction study of दो लोगों ने स्टडी किए थे उनके पहले, विल्किंस, मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन. इन दो लोगों ने ऑलरेडी इसके पहले इन दोनों ने विल्किंस और फ्रैंकलिन इन दो लोगों ने सेल के ऊपर एक्सरेज वगैरह डाल के न्यूक्लियस को बर्स्ट किए थे. न्यूक्लियस के अंदर उन्होंने बैंडिंग पैटर्न देखे थे डिफ्रैक्शन करके. डिफ्रैक्शन वगैरह ये पूरा फिजिक्स की बात रहती, फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह का पार्ट है. तो वहां पर उन्होंने वो मशीन वगैरह यूज की, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, एंड देन दे स्टडीड डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. लेकिन वो उसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि न्यूक्लियोटाइड्स किस तरीके से अरेंज रहते, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बनता, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग. मैंने जितनी बातें तुमको बताया वो सारी बातें एक्चुअली पूरी समराइज करके अपने को वैटसन और क्रिक ने बताए थे. लेकिन उनके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन, चार गैप्स रूल वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग लोगों ने दिए. कुछ इन्फॉर्मेशन विल्किंस और फ्रैंकलिन, अपने रोजालिंड फ्रैंकलिन ने दिया था. लेकिन अल्टीमेटली ये सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक परफेक्ट डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, हम जिसको नॉर्मली ऐसे ड्रॉ करते, ऐसा एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए अपने को वैटसन और क्रिक ने बताए थे. ठीक है, तो वैटसन और क्रिक का जो स्ट्रक्चर था वो क्या था? इट वाज नथिंग बट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ वेरियस न्यूक्लियोटाइड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, डिस्टेंस बिटवीन देम. कैसे? तो हमने जैसे देखे थे कि न्यूक्लियोटाइड्स आर अरेंज इन दिस फैशन. दिस इज द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड. जस्ट बिलो इट देयर इज अ सेकंड न्यूक्लियोटाइड. उसको दूसरा फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड एट C5 पोजीशन ऑफ वन sugar and C3 position of its adjacent sugar to form two bonds, that is phosphodiester bond. वैसे ही इधर इन्वर्टेड कंडीशन में आपको यहाँ पे थाइमिन रहेगा दो बॉन्ड बनाते हुए. अगर यहाँ पे साइटोसिन लिया तो तीन बॉन्ड बनाते हुए तुम्हारा ग्वानाइन रहेगा. ओके, सो दिस वाज प्रेजेंट हियर लाइक दिस. और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पे दूसरा फॉस्फेट ग्रुप. दिस वाज लाइक दिस. तो ये तुम्हारे दो न्यूक्लियोटाइड पेयर्स हो गए. दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड, सेकंड न्यूक्लियोटाइड, इट इज अ पेयर. दिस इज द सेकंड पेयर. तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड की पेयर्स, उसको अपन बेस पेयर्स वर्ड यूज करने का. बेस पेयर में सिर्फ बेसिस नहीं लेने का, न्यूक्लियोटाइड की पेयर लेने का, जिसमें आपको शुगर्स और फॉस्फेट मिलके शुगर फॉस्फेट बैकबोन तैयार करेंगे. शुगर फॉस्फेट बैकबोन तैयार करेंगे. तो ये एक शुगर फॉस्फेट बैकबोन हो गई, ये दूसरी शुगर फॉस्फेट बैकबोन हो जाएगी. एंड द नाइट्रोजन बेसेस आर जॉइंड हियर एंड देयरफॉर यू कैन गेट अ लैडर लाइक अरेंजमेंट. सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर तैयार हो रहा. क्या ये सीढ़ी के कैसे रहते हैं? इधर से एक लकड़ी रहेंगी, इधर से एक लकड़ी रहेंगी और उसके बीच में अपन इस तरीके से स्टेप्स रहेंगे, लकड़ियां लगाई हुई रहेंगी. सो दिस स्टेप्स आर रिप्रेजेंटिंग योर हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ओके, एंड द actual wood that is here supporting main wood is your sugar phosphate backbone. मैंने आपको समझाने के लिए एक यहाँ पे छोटा सा बनाया भी है, तो देख सकते जैसे कि आप है. So this is what this strip, this continuous strip, this is the one strip and this is the second strip. These two strips are, इसमें शुगर भी है और फॉस्फेट ग्रुप भी है. फॉस्फेट ग्रुप. और ये जो ज्वाइनिंग हो रहा है यहाँ पे, दिस इज द ज्वाइनिंग हियर लाइक दिस.
सो दिस इज योर फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो मैंने जो पकड़ा हुआ है अभी पार्ट, दिस इज द फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। एंड व्हाट अबाउट दिस वन, यहाँ पर मैंने ए और टी लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो समझ लो जी या सी, और सी या जी, जहां पर लिखा हुआ है एटी मतलब वहां पे एडेनाइन थायमिन का पेयर प्रेजेंट है। सो इस तरीके से आपके सामने एक शुगर फॉस्फेट बैकबोन दो है, और उनको ज्वाइन करने के लिए बीच में मैंने नाइट्रोजन बेसेस लिखा और वो हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट हुए। सो यू विल गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। ओके, सो दिस इज योर डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। लेकिन ये हेलिकल कैसे होता, तो हेलिक्स में क्या होता है, कोई भी जो एक स्ट्रैंड रहेगा वो स्ट्रैंड इस तरीके से स्पाइरल घूमेगा, तो उसको दूसरा स्ट्रैंड जुड़ा हुआ है, तो दोनों स्ट्रैंड एक साथ पैरेलली घूमेंगे। कैसे, देखो मैं इसको धीरे से रोटेट करके बताता हूं। दिख रहा है डीएनए जैसा कुछ, समझ में आया कि कैसे? सो ये जो रोटेशन हो रहा, सो दिस रोटेशन विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ हेलिक्स। बट कैसा हेलिक्स? डबल हेलिक्स, एक साथ दो हेलिक्स तैयार हो रहा है यहाँ पर। इफ यू कैन रोटेट इट लाइक दिस, सो ज्यादा बेंड नहीं होगा, मैक्सिमल जितना होगा उसको इतना, ओके, इस तरीके से बेंड है, ठीक है। तो एक पूरा ऐसा सर्कल कंप्लीट होगा, एक फिर से अगला सर्कल कंप्लीट होगा। सो जो फर्स्ट, फिर ये जो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये सब एक दूसरे को पैरेलल होते हुए भी थोड़े से एंगल रहेगा उनके बीच में, ये ऐसा जाएंगे, ठीक है, लाइक दिस। सो ये बेंड हो रहा है बट स्ट्रेट रहते, वो बेंड नहीं होते इस तरीके से, कागज इसके लिए ऐसा हो रहा है। अदरवाइज इमेजिन कर लो, दिस इज योर डीएनए, हम जो ये ड्रॉ करते, सो ये तुम्हारा डीएनए, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ डायमेंशंस अपने को देखने के, व्हाट आर द डायमेंशंस? तो मैं जो बातें बता रहा हूं थोड़ा सा सुनते चलो और नोट भी करो। व्हाट आर द डायमेंशंस हियर? बाकी सारी बातें जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में, वो आपकी अपन डायमेंशंस देखने के पहले वो देख लेते। वैटसन और क्रिक के हिसाब से क्या स्ट्रक्चर था? सो वैटसन एंड क्रिक, अकॉर्डिंग टू वैटसन एंड क्रिक, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड हैविंग टू एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स। मैंने ये सब चीजें बता दी आपको। ईच स्ट्रैंड हैज पोलैरिटी, each strand has a polarity, a 5 bar pole having free phosphate group and a 3 bar pole having a C3 carbon, free C3 carbon. Similarly 3 bar इधर, 5 bar इधर, या प्राइम बोलो, 5 प्राइम 3 प्राइम चलता, 5 बार 3 बार भी चलेगा। ओके, सो इट हैज पोलैरिटी 3 प्राइम एंड 5 प्राइम at each strand. तीसरा, third point, the strands show complementary base pairing and the bases are joined by hydrogen bonds. What is complementary base pairing? Adenine always pairs with thymine by means of 2 hydrogen bonds. Guanine always pairs with cytosine by means of 3 hydrogen bonds. Okay, the ratio of, ये हो गया 4th point. 5th point, ratio of purines is to pyrimidines is always 1:1. This is called चार गैप्स रूल. This is called चार गैप्स रूल. प्यूरिन कौन कौन रहते हैं? एडेनाइन प्लस गुआनाइन, और पायरिमिडिन्स कौन रहते हैं? साइटोसिन प्लस थाइमिन, या थाइमिन प्लस साइटोसिन। सो इनके अगर आपने सम की, काउंट की, कितने एडेनाइन है, कितने थाइमिन है, कितने गुआनाइन है, तो अल्टीमेटली आपको A प्लस G डिवाइड बाय T प्लस C, दिस रेशियो विल बी 1:1. Okay, you'll obtain the ratio 1:1. So this is known as चार गैप्स रूल. This is strictly followed in DNA. DNA में जितने प्यूरिन्स रहते हैं उतने ही पायरिमिडिन्स रहते हैं. Okay, so we also seen this rule, right? इसके अलावा अगर अब मैं थोड़ा सा डायमेंशंस में आ जाऊं, तो डायमेंशंस क्या बोलते हैं डीएनए के? डायमेंशंस मतलब कुछ मेजरमेंट्स रहेंगे। अब तो मैं थोड़ा सा अभी स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाइड करके आपको जो बनाकर बताया उसके हिसाब से ड्रॉ करूंगा। डायमेंशंस ऑफ डीएनए, डायमेंशंस ऑफ DNA. First of all, which DNA we are studying? We are studying a right-handed DNA. Right-handed DNA. अपन कैसा DNA स्टडी करें? Right-handed DNA. And the most common DNA is a B DNA. Most common DNA is a B DNA. Actually DNA के 5 प्रकार रहते हैं: A DNA, B DNA, C DNA, D DNA और Z DNA. जिनमें ये 4 अपने राइट हैंडेड है, दीज आर राइट हैंडेड डीएनए यहां से यहां तक, बट अकेला जेड डीएनए वो लेफ्ट हैंडेड। इसका क्या मतलब है? तो अभी मैंने जो आपको डीएनए बताया, दिस वन, तो इसको राइट हैंडेड डीएनए के लेफ्ट हैंडेड डीएनए कैसे डिसाइड करना? तो जो मैं रोटेशन दे रहा हूं वो किस तरफ दे रहा हूं उस हिसाब से। तो अगर मेरा रोटेशन राइट साइड की तरफ जा रहा है, राइट साइड की तरफ, दिस इज राइट हैंडेड डीएनए, ठीक है, सॉरी दिस वन,
ये राइट हैंडेड डीएनए। ओके, लेकिन अगर मेरा ये रोटेशन मैं लेफ्ट हैंड की तरफ करूंगा, इस तरफ देखो मैं कैसे घुमा रहा डीएनए को, लेफ्ट की तरफ टर्न हो रहा है क्या वो, सो ये लेफ्ट हैंडेड डीएनए। राइट की तरफ अगर टर्न करूंगा उसको मैं, देखो ना टर्न आपको राइट में हो रहा है वो, दैट इज राइट साइड, तो राइट साइड में टर्न करूंगा इसको, सो दिस इज राइट हैंडेड डीएनए। ओके, लेकिन मैं लेफ्ट में टर्न करूंगा उसको, स्ट्रैंड्स को, सो दिस इज लेफ्ट हैंडेड डीएनए। ओके, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टर्न रहेगा, सो दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ डीएनए, राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड। अब ये डीएनए के अलग अलग टाइप होने के बाद अब जो टर्न बनता, तो जैसे कि मैं ये एक टर्न बना के बताता, एक कंप्लीट टर्न देखो कैसा रहेगा। दिस इज अ कंप्लीट टर्न फॉर एग्जांपल। कंप्लीट टर्न किसको बोलेंगे, तो ये जो पहला न्यूक्लियोटाइड है, इसके बाद का जो न्यूक्लियोटाइड है, जब ये ट्विस्ट आएगा इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसा ट्विस्ट आने के बाद अगर आप आपके साइड से देख रहे हो तो पहले और दूसरे न्यूक्लियोटाइड एग्जैक्टली पैरेलल नहीं रहेंगे। कैसे, उनमें थोड़ा सा एंगल बन जाएगा। इमेजिन, मैं फिंगर्स पर बताता हूं, ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड पेयर, ओके, ये सेकेंड न्यूक्लियोटाइड पेयर, ये थर्ड पेयर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे एक के नीचे एक रहेंगे पेयर्स, राइट। तो फर्स्ट और सेकंड जब मैं उनको स्ट्रेट रखूंगा तो वो पैरेलल रहेंगे, उनके बीच में एंगल 0 रहेगा, कोई भी एंगल नहीं। लेकिन जब मैं उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा, ये कागज को घुमाया था, तो मैंने क्या होगा, ये वाला पेयर थोड़ा सा इस तरीके से शिफ्ट होगा, उसके अगले वाला जो पेयर रहेगा वो इस तरीके से ना रहते, वो और ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद वाला और ज्यादा, जैसे वो सीढ़ियां रहती ना, स्टेयरकेस रहता ना, हेलिकल स्टेयरकेस बंगलोज में, तो वो हेलिकल स्टेयरकेस के जैसे उसकी सीढ़ी ऐसी, एक उसकी दूसरी ऐसी, तीसरी ऐसी, तो वो एक के ऊपर एक ऐसे रहेंगी। सो उनके बीच में एंगल तैयार होता है, देखो फर्स्ट इस तरीके से, ओके, सेकंड थोड़ा सा इधर ट्विस्टेड, थर्ड वाला और ट्विस्टेड, फोर्थ और ट्विस्टेड, फिफ्थ और सिक्स्थ, सेवंथ, एट, नाइन, 10th। सो पहले वाला और 10th वाला एग्जैक्टली पैरेलल आएंगे, फर्स्ट वन एंड 10th वन एग्जैक्टली पैरेलल रहेंगे, समझ रहा। फिर उसके सेकंड वाला 11th वाले को पैरेलल रहेगा, थर्ड वाला 12th वाले को पैरेलल, समझ रहा है। मतलब एक हेलिक्स कंप्लीट हो जाएगा वहां पे कि कितवा वाला पैरेलल आ रहा है, कौन से नंबर वाला, यू हैव टू काउंट दैट। तो उस हिसाब से ये टाइप्स बने हैं। अगर मैं बात इसकी करूं बी डीएनए की, तो इसमें 10 बेस पेयर्स रहेंगे एक टर्न में। हाउ मेनी बेस पेयर्स पर टर्न आर प्रेजेंट हियर, 10 बेस पेयर्स इन बी डीएनए। पहले बी डीएनए देखते हैं, बाकी के अपन कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि अपनी बॉडी में नॉर्मल डीएनए बी टाइप का डीएनए रहता है, ये एमसीक्यू में पूछते हैं। इट इज अ राइट हैंडेड टाइप ऑफ डीएनए हैविंग 10 बेस पेयर्स पर टर्न। अब 10 बेस पेयर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो 10th के बाद अपने को जरूरत नहीं है, सो मैं आपको निकाल दिया। अब ये कैसे, मैं जब जो एंगल्स बोल रहा था, सो दिस इज द फर्स्ट बेस पेयर, सेकंड बेस पेयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10 है 10 बेस पेयर्स। तो ये टर्न इस तरीके से होते कि ये जो पहला वाला है वो पूरा इतना ज्यादा टर्न हो जाएगा कि पहला वाला, देखो आपको व्हाइट कलर दिख रहा है, तो ये भी व्हाइट ही दिखेगा आपको, क्योंकि वो एग्जैक्टली पैरेलल हो जाएगा तभी। तो ये इस तरीके से टर्न वाला रहेगा इतना ज्यादा उसके अंदर, ठीक है, तभी वो पैरेलल आएंगे। सो इतना पूरा जाके एक टर्न कंप्लीट होता, और ये टर्निंग की वजह से फिर एक हेलिक्स कंप्लीट हुआ अपने को दिखाई, ठीक है। अभी कागज थोड़ा सा लूज है, अदरवाइज आप टर्न इमेजिन करो पूरा पैरेलल हो जाएगा उसको, इतना परफेक्ट टर्न आता है ये, यस लाइक दिस है क्या। ओके, ऊपर से देखेंगे तो आपको मस्त गोल जैसा एक दिखाई देगा, पूरा सर्कल जैसा बना रहा है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना दिखाई देगा, ठीक है। इसकी वजह से इसमें देखो गैप तैयार हो रहा है। गैप कैसे तैयार हो रहा है, ये अंदर जा रहा ना इधर, जब अब मैं इधर ड्रॉ करके बताता हूँ, ये एक स्टैंड, ये दूसरा स्टैंड, तो ये जब एक दूसरे को टर्न होंगे, सो इधर से एक स्टैंड जाएगा ऐसा, उसको दूसरा स्टैंड पैरेलल ही जाएगा ऐसा। तो देखो ये यहाँ पे इतना बड़ा गैप तैयार हो रहा, ये गैप तैयार हो रहा है क्या, वैसे इधर एक छोटा सा गैप तैयार हो रहा, इधर बड़ा सा गैप तैयार हो रहा, इधर छोटा सा गैप तैयार हो। सो ये जो गैप्स तैयार हो रहे, दीज आर कॉल्ड ग्रूव्स, दीज आर कॉल्ड ग्रूव्स। ये दोनों स्ट्रैंड जब इस तरीके से घूमेंगे, सो देखो पहले एक साइड में चले जा रहा है, इधर एक गैप तैयार हो रहा है यहाँ पे इस तरीके से, राइट, और इधर से छोटा गैप तैयार हो रहा है। सो दीज आर कॉल्ड ग्रूव्स। One is the major groove and another is the this one minor groove, major groove and minor groove.
और फिर ये पहला वाला, ये दूसरा बेस पेयर 3 4 5 6 7 8 9 10, तो फर्स्ट और 10th वाला एग्जैक्टली पैरेलल आ जाएंगे एक दूसरे को, ठीक है, क्योंकि एक सर्कल पूरा कंप्लीट हो गया ना, एक सर्कल पूरा कंप्लीट हो गया, राइट। तो यहाँ पे एक एंगल वगैरह तैयार होगा, कुछ तो डिस्टेंस रहेगा। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स। सो ये जो सीडी है इस पर ही बता दे रहा हूं, इस सीडी पर ही आप देखो, ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड पेयर है, ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड पेयर। सो इनके बीच में कुछ तो भी डिस्टेंस है, इतना इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस। सो दिस डिस्टेंस इज योर 3.4 एंगस्ट्रॉन यूनिट्स। द डिस्टेंस बिटवीन, ओके, दिस डिस्टेंस इज 3.4 एंगस्ट्रॉन यूनिट्स। सो 10 लोगों के बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज 34 एंगस्ट्रॉन यूनिट। मतलब पूरा ये जो लेंथ कितनी रहेगी टोटल, 34 एंगस्ट्रॉन यूनिट। ओके, सो कंप्लीट 1 टर्न जो रहेगा उसकी लेंथ कितनी हो जाएंगी, कंप्लीट 1 टर्न की लेंथ, टोटल 1 टर्न की लेंथ मतलब 34 एंगस्ट्रॉन यूनिट हो जाएंगी, क्योंकि 10 बेस पेयर से एक टर्न कंप्लीट हो रहा। ओके, दूसरे डीएनए में अगर आप देखें तो किसी किसी में 11 बेसेस रहेंगे, 11th बेस विल बी हियर, बेस पेयर विल बी प्रेजेंट एंड देन इट विल कंप्लीट दी 1 टर्न। किसी किसी में 12 बेस पेयर्स रहेंगे, 11 12, और फिर पूरा 1 टर्न कंप्लीट होगा। सो उसकी लेंथ भी बढ़ जाएंगी उसके हेलिक्स की। अपना हेलिक्स कितने का रहेगा, 10 बेस पेयर से बना है, सो इसकी लेंथ कितनी रहेंगी, 3.4 into 10, दैट इज 34। व्हाट इज द लेंथ ऑफ 1 हेलिक्स, इट विल बी 34 एंगस्ट्रॉन यूनिट्स। जबकि अब दूसरों में किसी की 34 से थोड़ी ज्यादा रहेंगी, उसकी भी दूसरी की ज्यादा रहेगी, जिसमें 11 है, 9 है, 8, जिसमें कम बेसिस में अगर टर्न कंप्लीट हो रहा है, जैसे कि कोई डीएनए में इतने में पूरा टर्न कंप्लीट हो जाता है, 8 में ही पूरा टर्न कंप्लीट हो जाता है, तो उसकी लेंथ कम रहेंगे हेलिक्स की। ओके, बट दिस डिस्टेंस इज फिक्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स, distance between two successive nucleotides is fixed, it is 3.4 angstrom units, 3.4 angstrom units। तो इस पे से तुम डीएनए की लेंथ निकाल सकते, पूरे डीएनए की लेंथ अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने को अभी नहीं करना है, बट दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड पेयर्स, टू सक्सेसिव बेस, ये एक बेस पेयर है, ये एक बेस पेयर है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 3.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स। ओके, एट द सेम टाइम अगर ये बात करूं मैं, द एंगल बिटवीन टू बेस पेयर्स, अगर एक मैं सर्कल पूरा कंप्लीट करूं, ओके, सो ये जो दोनों बेसेस है, मैं पेन से बताता तुमको जल्दी समझेगा। अभी अपन ने देखे किस तरीके से बेसेस अरेंज्ड है, ये फर्स्ट बेस पेयर है, ये सेकंड बेस पेयर है, करेक्ट, ये एक दूसरे को पैरेलल है, लेकिन जब वो टर्न होंगे तो इस तरीके से घूम जाएंगे, अगला वाला और घूमेगा और घूमेगा, घूमते 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 लास्ट वाला एग्जैक्टली इसके पैरेलल आ जाएगा, 10th वाला, करेक्ट। तो जब ये टर्न होगा इस तरीके से हेलिक्स बनेगा, तो हेलिक्स बनते बनते क्या होगा, ये नीचे रहेगा 3.4 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे, इट विल बी हैविंग अ बेंड। देखो बोला दोनों एक दूसरे को एंगल बन गया कि इनको ऊपर से देखो, अगर ऐसा देखेंगे तो पैरेलल दिखेंगे, ये बेंड करो और इस तरीके से ऑब्जर्व करो, सो कैन यू सी दी एंगल, एक एंगल बना उनके बीच में, इस तरीके से है ना एंगल बन रहा, अदरवाइज ऐसे रहते थे पैरेलल, लेकिन वो बेंड होने की वजह से ऐसा, तीसरे वाला और बेंड दिखेगा, चौथे वाला और, पांचवे वाले के साथ तो बहुत ही पैरेलल, एग्जैक्टली एंटी पैरेलल रहेगा, ठीक है, 6th 7 8 9 और 10th वाले के साथ एग्जैक्टली पैरेलल रहेगा। ओके, बट फर्स्ट और सेकंड के बीच में देखो वाला थोड़ा सा एंगल दिखा, कितना रहेगा ये एंगल, कैन यू कैलकुलेट दिस एंगल, सोचो वाला कितना रहेगा, फर्स्ट और 10th तक ये एंगल x, दूसरा x, थर्ड x, फोर्थ x, x x x, ऐसा 10 बार x रहेगा, और टोटल एंगल कितना हो जाएगा 360, पूरा रोटेशन 360 हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 10, so it will be 36 degree. Okay, it will be 36 degree. So the pitch angle is 36 degrees. देखो कैसे वापस से एक बार, ये दोनों है, इन दोनों के बीच में 36 का एंगल, फिर तीसरे वाले में और 36 मतलब 72, फिर 36 36 36 36, ऐसा 10 बार 36 ऐड करो, 36 into 10 360, तो लास्ट वाला 360 बार पूरा घूम जाएगा, मतलब एग्जैक्टली इसके पैरेलल आके बढ़ जाएगा। सो दिस एंगल बिटवीन टू सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स, हर एक स्टेप के बाद क्या होता है, एक ऐसा एंगल टर्निंग आ जाती थोड़ी सी, तो वो टर्निंग कितने की हुआ है, 36 डिग्री की टर्निंग है। सो दिस एंगल बिटवीन टू सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स, इट इज कॉल्ड द पिच एंगल, एंड इट हैज अ वैल्यू ऑफ 36
डिग्री पर टर्न, पर या फिर पर टर्न के बदले यस पर न्यूक्लियोटाइड, हर न्यूक्लियोटाइड के साथ 36 डिग्री का टर्न मिलता अपने को। नॉर्मल 0 डिग्री, लेकिन इस तरीके से 36 36 36 36 36 ऐसा जाएगा। समझ रहा है मैं क्या बात बोल रहा हूँ? पहले तो दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच में डिस्टेंस कितना है 3.4 एंगस्ट्रॉन और एंगल कितना है 36। डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉन, एंगल 36 डिग्रीज। ओके, सो इस तरीके से तुम्हारे दो ही मेन वैल्यूज है यहाँ पे। फिर ये जो पूरा डिस्टेंस है, दिस कंप्लीट डिस्टेंस, ये पूरा यहां से लेके ये सीढ़ियों के बीच का जो डिस्टेंस है पूरा, यहाँ पे शुगर से लेके इधर की शुगर नाइट्रोजन बेस तक, सो दिस इज योर 20 एंगस्ट्रॉन। ये डिस्टेंस कितना है 20 एंगस्ट्रॉन। ओके, जिसमें तुम्हारा 3 एंगस्ट्रॉन का तो तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड ही है, 3 एंगस्ट्रॉन का हाइड्रोजन बॉन्ड, और बचा वाला डिस्टेंस जो इधर 17 एंगस्ट्रॉन का रहेगा। सो द लेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, नेक्स्ट पॉइंट डाल दो, लेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज 3 एंगस्ट्रॉन एंड द डायमीटर, ये इसका डायमीटर हो जाएगा ना, ये जो पट्टी दिख रही, ये जो पूरी अपनी स्ट्रिप है ये 20 एंगस्ट्रॉन की है, ये पूरी 34 एंगस्ट्रॉन की, 20 एंगस्ट्रॉन 34 एंगस्ट्रॉन का एक टर्न। ओके, सो ये ऐसा पूरा टर्न वाला है। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? सो दिस इज कॉल्ड योर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इसको ही बोलते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ओके, डायमेंशंस क्या क्या है डीएनए के? फिर इन द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव बेस पेयर इज 3.4 एंगस्ट्रॉन, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स इज successive base pair is 3.4 angstrom. Length of one helix is 34 angstrom because each turn has 10 base pairs. Each turn has 10 base pairs. So the distance will be 10 into 3.4, 34 angstrom. So the length of one helix is 34 angstrom. The diameter of one helix or the distance between sugar phosphate backbones, it is 20 angstrom, in which the length of hydrogen bond is 3 angstrom. Angstrom is the unit 10 raised to minus 10 meters. 1 angstrom is equal to 10 raised to minus 10 meters. So this is about the dimensions. Last dimension is what is pitch angle? The angle between two successive nucleotides. The twist or the turn between two successive nucleotides. It has a value of 36 degrees. Hence what happens? First nucleotide base pair is exactly parallel to the 10th base pair and hence the complete angle will be 360 degree. Will be 360 degrees. Okay. कहीं कहीं पे मेजर ग्रूव्स, देयर आर मेजर गैप्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन टू स्ट्रैंड्स, दे आर कॉल्ड मेजर ग्रूव्स। कहीं पे छोटे छोटे गैप्स है, दे आर माइनर ग्रूव्स। अच्छा, ये ग्रूव्स का क्या काम क्या है? ग्रूव्स मतलब गैप्स रहते, तो ये ग्रूव्स में प्रोटीन्स बैठते, हिस्टोन प्रोटीन्स। याद है हिस्टोन प्रोटीन्स? वो हिस्टोन प्रोटीन यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, और हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड डीएनए कॉइल्ड हुआ रहता है। This DNA is coiled around histone proteins, hence these major and minor grooves are present on DNA. So यहाँ पे DNA का double helical structure भी complete होता। This was given by Watson and Crick. They were awarded with Nobel Prize for this discovery, but they were not actually working on their own. They have used the information that was already studied by Franklin and Wilkins. ये दोनों के काम को इन्होंने आगे बढ़ाया। ठीक है, ये दोनों ब्रिटेन के थे, वो भी ब्रिटेन उधर के थे, लेकिन एक दूसरे काम चुरा लिए उन्होंने। क्रिक जरा ज्यादा ही भारी थे इसमें से। क्रिक की कुछ और करामतें, उनकी कुछ और डिस्कवरीज मैं आपको 12th स्टैंडर्ड में बताऊंगा। यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए खत्म होता। आरएनए का स्ट्रक्चर कैसे बनता है एक शॉर्ट में देख लेते। आरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड एंड इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, जगह जगह पे प्रेजेंट रहता है। ओके, सो आरएनए क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लियोटाइड है, मेड अप ऑफ ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। तो अपने न्यूक्लियोटाइड ले लो वापस से वैसे ही, C1 पोजीशन पे नाइट्रोजन बेस, C5 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप। तो अगर ये चलता ही रहा इस तरीके से, तो सिंगल स्ट्रैंड तैयार करो, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप, बाकी पूरा सेम रहेगा। सो यहाँ पे भी वही, समझ रहा है क्या है? अपने डीएनए को ऐसे ड्रॉ किए थे, बस इधर फर्क आएगा। आपकी जो शुगर है वो ऑक्सीराइबोज रहेंगी, C2 पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, इसकी भी C2 पोजीशन पे OH, इसकी भी C2 पोजीशन पे OH। डीएनए में ऑक्सीजन नहीं रहता, बराबर मैंने शुगर में डिफरेंस बोला था। प्लस यहाँ पे जो एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, थाइमिन के बदले यहाँ पे यूरासिल प्रेजेंट रहेगा। थाइमिन के बदले में कौन रहेगा? यूरासिल इज प्रेजेंट हियर एंड थाइमिन इज एब्सेंट इन आरएनए। प्लस बेस पेयरिंग इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट बिकॉज दिस स्ट्रैंड इज सिंगल, तो उसको इधर बेस पेयरिंग बनाना पड़ेगी, बट दूसरा स्ट्रैंड ही नहीं है तो बेस पेयरिंग नहीं रहेंगी।
इसीलिए क्या कहा जाता है आरएनए के बारे में, द नाइट्रोजन बेसिस आर अनपेयर्ड, नाइट्रोजन बेसिस आर अनपेयर्ड इन आरएनए। आरएनए में डबल स्ट्रैंडेड नहीं रहेगा, तो दो नहीं रहेंगे, एक ही ऐसी कार्डिया रहेंगी, एक ही स्ट्रैंड रहेगा, वो ऐसा कॉइल वाला है। उसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स रहेंगे, शेप रहेंगे, बाकी इसको भी 3 बार एंड रहेगा, 5 बार एंड रहेगा, पोलैरिटी इसको भी रहेगी, बट इतना ही फर्क है, इसको जो नाइट्रोजन बेसिस है, नाइट्रोजन बेसिस आर अनपेयर्ड। अब इसकी वजह से अगर तुमने करे काउंटिंग, सो द प्यूरिन इज टू पायरिमिडिन रेशियो, ये 1:1 आएगा कि कभी भी इट विल नॉट बी 1:1, हो सकता प्यूरिन ज्यादा है, जैसे कि मैं आपको एक यहाँ पे ड्रॉ करके बताता, इमेजिन दिस इज द स्ट्रैंड 5 बार एंड एंड 3 बार एंड, ओके, ये एक आरएनए का सिंगल स्ट्रैंडेड पूरा आरएनए है, इसमें यहाँ ए जी यू यू सी ए जी सी यू यू ए जी सी, ये इसके बेसिस, ठीक है। अब अगर प्यूरिन काउंट करूं, सो हु आर प्यूरिन्स, एडेनाइन एंड ग्वानाइन, दीज आर प्यूरिन्स, अपने को ये रेशियो काउंट करने का। और पायरिमिडिन्स कौन है, थाइमिन, यूरासिल एंड साइटोसिन, तो थाइमिन नहीं रहता, यूरासिल रहता और साइटोसिन प्रेजेंट रहता, तो एडेनाइन कितने काउंट करो, 1 2 3 4, ग्वानाइन कितने हैं, 1 2 3, यूरासिल कितने हैं, 1 2 3 4, और एक इमेजिन करो यहाँ पे है 5, प्लस साइटोसिन कितने हैं, 1 2 और ये 3/8, 7/8। अपन एक रफ ड्रॉ किए थे तो थोड़ा सा ऑलमोस्ट इक्वल आ गया, बट रेशियो देखो 1 आ रहा है क्या, लेस देन 1 आएगा 0 पॉइंट समथिंग, कभी कभी ग्रेटर देन 1 भी आ सकता, ग्रेटर देन हो सकता है, एडेनाइन ज्यादा है, ग्वानाइन एकदम कम है, साइटोसिन एक भी नहीं है, ठीक है। तो कभी भी यहाँ पे रेशियो ऑफ प्यूरिन्स इज टू पायरिमिडिन्स, रेशियो ऑफ प्यूरिन बाय पायरिमिडिन इज नॉट 1:1 इन आरएनए, द रेशियो इज नॉट 1:1 इन आरएनए, समझा। इसकी वजह से होता क्या, ये सब अनपेयर्ड बेसिस रहते, अनपेयर्ड बेसिस रहते, जिसकी वजह से चार्गेस रूल तो फॉलो नहीं छोड़ा। और दूसरी चीज, अनपेयर्ड बेसिस को कोई भी आके चिटक सकता, कोई भी बॉन्ड बना सकता है इनके साथ में, मॉलिक्यूल लिखा था एक्टिव मॉलिक्यूल आके, सो देयरफॉर व्हाट हैपेंस, आरएनए बिकम्स एन एक्टिव मॉलिक्यूल, वो रिएक्शन कर सकता, केमिकल रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा रहती है आरएनए की, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके भी साथ बना सकता, फ्री पड़ा ले, वो खाली बैठा ले, सिंगल से वो सब, so they can get mingle with anyone, okay, so they can form hydrogen bond with other molecules, hence RNA is highly active, chemically active बहुत रहता है, DNA is stable, it is unstable molecule, RNA is unstable, DNA is stable, okay, so this is your single stranded RNA। लगे यार DNA RNA के मैं कुछ डिफरेंस बता रहा हूँ, आपको भी लिख लेने फटाफट, देखो वाला मैंने जो पढ़ाया था DNA RNA के डिफरेंसेस, यही बताया था क्या, डिफरेंशिएट बिटवीन DNA एंड RNA, आपको एग्जाम में कॉलेज में 4 मार्क्स के लिए लॉन्ग आंसर आता, तो अभी से प्रिपेयर कर लो। पहला पॉइंट क्या लिखने का, डीएनए इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए इज ऑक्सीराइबोज या राइबोज न्यूक्लिक एसिड, बराबर। उसकी फुल फॉर्म। दूसरा डिफरेंस, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। नॉर्मली आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड बट इट मे गेट फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ, अपन बाद में देखेंगे, बट नॉर्मली इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड। तीसरा, डीएनए की शुगर कौन सी है, C5H10O4 डीऑक्सीराइबोज शुगर, और इसकी शुगर क्या है, C5H10O5 ऑक्सीराइबोज शुगर, ऑक्सीजन रहता है इसमें, का ऑक्सीजन निकला रहता है, इसके लिए डीऑक्सी हो जाता, राइट। देन डीएनए कंसिस्ट ऑफ थायएडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन एंड थाइमिन, whereas RNA consists of adenine, guanine, cytosine and uracil. Means thymine is present only in DNA, uracil is present only in RNA, but thymine is absent here and uracil is absent here. ये वाला आप 5th पॉइंट डाल सकते हैं, एक ही साथ डाल सकते हैं, ओके। 6th पॉइंट अगर यहाँ पे लेना है आपको, so you can take the ratio of purine is to pyrimidine is 1:1 in DNA, that is Chargaff's rule is followed in DNA, Chargaff's rule follow होता है यहाँ पर, but the ratio of purine is to pyrimidine is not 1:1, that is Chargaff's rule is not followed in RNA, okay। Then next difference आप ऐड कर सकते हैं, DNA is stable and chemically less reactive, hence it acts as our genetic material, whereas RNA is somewhat unstable and it is because it is chemically
मोर रिएक्टिव देन डीएनए, ज्यादा रिएक्टिव रहता, सिंगल स्ट्रैंडेड रहता, उसको कोई भी मॉलिक्यूल अटैच हो जाता तो रिएक्टिव ज्यादा हो जाता वो। ओके, लास्ट पॉइंट डाल दो, पॉइंट नंबर 8, डीएनए एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट सम प्लांट वायरसेस एंड सम एनिमल वायरसेस। डीएनए एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट सम प्लांट वायरसेस एंड सम एनिमल वायरसेस लाइक एचआईवी। एचआईवी में डीएनए नहीं रहता, उसमें आरएनए रहता। आरएनए का फंक्शन डाल दो, आरएनए हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस as well as it acts as genetic material in those organisms where DNA is absent. It acts as genetic material in those organisms where DNA is absent. For example, some plant viruses and some animal viruses जिनमें DNA नहीं रहता उनमें RNA जेनेटिक मटेरियल रहता, और फिर अपनी बॉडी में RNA क्या करता, इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। समझ रहा है फंक्शन क्या है? सो दस RNA उसका फंक्शन, डीएनए का फंक्शन। ठीक है, इसके अलावा कोई आपको डिफरेंस और मिलता है मॉलिक्यूलर लेवल के डिफरेंसेस, तो मैंने आपको बता दिया मेजर डिफरेंसेस, 8 डिफरेंसेस पॉइंट आउट किया है। आप उसको नोट करके रख लो, लर्न कर लो, दिमाग में बिठा लो अच्छे से। ये डिफरेंसेस के ऊपर स्टेट बोर्ड में 2 मार्क के लिए 2020 में क्वेश्चन आके गया स्टेट बोर्ड में अपने 3 मार्क के लिए डिफरेंस था, सॉरी, तो 6 डिफरेंसेस आपको लिखने के थे। कई बच्चों ने बहुत गलतियां करे, 2 मार्क 2.5 मार्क इतने इजी डिफरेंसेस में भी गए उनके मार्क्स। सो बी प्रिपेयर्ड, आपको अच्छे से करके रखना है। आपको एग्जाम में हमेशा स्टेट बोर्ड में पूछते ही है, अपने को और फिर से पूछने के चांसेस बनते हैं, रिपीट होते क्वेश्चन स्टेट बोर्ड में। बाकी ये क्वेश्चंस अपने को नीट में भी पूछेंगे, तो उसके लिए आप तैयार हो। ओके, स्टेट बोर्ड के लिए अच्छे से करके रखो दोनों पॉइंट, स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, और डिफरेंशिएट और डिस्टिंग्विश बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। सो हियर डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर सब कंप्लीट हुआ। ओके, विल सी द टाइप्स ऑफ आरएनए, जैसे डीएनए के टाइप्स देखे अपन ने, वैसे टाइप्स ऑफ आरएनए इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।